हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बेस्ट तरीके से चल रहा होगा। क्या जैसा कि पता है आपको, मैंने जो क्लास स्टार्ट किया था बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए मैराथन क्लास स्टार्ट किया था, एमसीक्यू सेशन। ठीक है, आज आपका ये तीसरा वीडियो है और सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से सिलेक्टेड किए गए हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई। यानी कि जातियों की उत्पत्ति एक बुक है। ठीक है, जातियों की उत्पत्ति क्या है, एक बुक है। और ये इस बुक के बारे में किसने लिखा है वो बताना आपका। ऑप्शन ए में है आपका ओपेरन द्वारा, बेंजामिन द्वारा, लेमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा। क्या होगा राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, डार्विन द्वारा। ठीक है, डार्विन ने लिखा था। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से इस बुक को भी जानते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पैरामेडिकल में, और जो है नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपका ओपेरॉन। ओपेरॉन ने कौन सा बुक लिखा था, इन्होंने लिखा था जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जीवन की उत्पत्ति। ये बुक का नाम है जीवन की उत्पत्ति, इसके बारे में ओपेरॉन ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन सी में लेमार्क। लेमार्क के जो है पॉपुलर बुक है वो है फिलोसफिया जूजोलिका। फिलोसफिया जूजोलिका। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है इसका, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यानी कि किसमें जो है परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जब मैंने सेल स्टार्ट किया था, जब केंद्रक पढ़ा रहे थे, न्यूक्लियस के बारे में, तो बताए थे मैंने किसमें जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। परिपक्व अवस्था में किसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यानी मैच्योर में। ऑप्शन ए में है चालिन कोशिका, ऑप्शन बी में है सहचर कोशिकाएँ, ऑप्शन सी में है पेलिसेड कोशिका, ऑप्शन डी में है कार्टिकल कोशिका। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालनी कोशिका। ठीक है, जिसको अंग्रेजी सिव ट्यूब सेल भी कहते हैं, चालनी नलिकाएँ की कोशिकाएँ। इसमें जो है क्या नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं मैच्योर अवस्था में। ठीक है, ये तो है पादप सेल। ठीक है, चालनी नलिकाएँ क्या है, पादप सेल है, यानी प्लांट सेल है। एक होता है एनिमल सेल में भी नहीं पाया जाता है, लाइक आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आम का जूस प्राप्त होता है। आम का जूस प्राप्त होता है किससे, बाह्य फल भित्ति से, या मध्य भित्ति से, या अंतःभित्ति से, या फल भित्ति व थैलेमस से। क्या होगा राइट आंसर। आम की में जो है खाए होंगे सभी स्टूडेंट्स, तो बताइए आप लोग जो है आम का जूस किस भाग से प्राप्त करते हैं आप लोग। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मध्य भित्ति से आम में जो है हम लोग प्राप्त करते मतलब आम का जो कौन सा भाग खाते हैं, मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, सजीव प्रवजता यानी बीवी पड़ी लक्षण है। सजीवता का जीवी पड़ी यानी किसका लक्षण है, यह आपको बताना है। सजीव परजता किसका लक्षण है। तो ऑप्शन में है आपका समोभीत की, मरुभीत की, जलोभीत की, या लवणोभीत की। क्या होगा राइट आंसर।
याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लवणोभिद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लवणोभिद की। अच्छा देखिए, सजीव प्रयोज्यता क्या है? सजीव प्रयोज्यता उच्च लवणीय पादपों का लक्षण है। ठीक है, ये जो पाए जाते हैं उच्च लवणीय है ना, जलों में पाया जाता है। वैसे जल जहाँ पे उच्च लवणीय हो यानी समुद्र, ठीक है, उच्च लवणीय जल में जो पाए जाते हैं या उच्च लवणीय जगहों पे जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? लवणोभिद पौधा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन में ए में, आपका ऑप्शन ए में है समोभिद। ये क्या होता है? समोभिद किसको कहते हैं? इसको है ना लिसोफाइट भी कहते हैं या लीजोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी मीजोफाइट, इसको हम लोग मीजोफाइट्स के नाम से जानते हैं, मीजोफाइटस के नाम से जानते हैं। मीजोफाइटस भी कहते हैं। और ये क्या होता है? मध्य मात्रा में पानी इसको ज़रूरत होता है। ठीक है, इसमें मध्य मात्रा में पानी की ज़रूरत होता है इसे पौधे को। समोभिद में क्या होता है? इसको मीजोफाइट्स भी कहते हैं और मध्य मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद मरुद्भिद में, मरुभिद आपको समझ में आया होगा मरुभिद से क्या मतलब निकलता है? ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद प्लांट कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में जीरोफाइट्स भी कहा जाता है, जीरोफाइटस। ठीक है, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइटस कहा जाता है। और ये जो है निम्न पानी में उगता है। ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं भी हो तो भी उग जाता है, इसको निम्न पानी की आवश्यकता होती है। निम्न मतलब कम। अब है जलोद्भिद। जलोद्भिद को हम लोग हाइड्रोफाइटस के नाम से जानते हैं। ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, पूर्णतः जल में उग जाता है तो उसे हाइड्रोफाइटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोफाइटस के नाम से जानते हैं। और जो है इसमें जो है आपको अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे पौधे में अधिक मात्रा में क्या होगी? पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा लवणोभिद क्या है? सब्रजीता का लक्षण दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे पौधे जो लवण में उगते हैं, लवणीय जल में उगते हैं, उसको लवणोभिद पौधा कहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नेत्रलेंस बनता है। नेत्रलेंस बनता है, किससे बनता है? हमारे पास 3 जर्म लेयर होते हैं, आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पे बनाए तो हम, ये हुआ पहाड़, एक दूसरा जर्म लेयर हुआ, ठीक, ये तीसरा जर्म लेयर हुआ। हम लोग जर्म लेयर को जनन स्तर भी कहते हैं, इसी से हमारा पूरे बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, यह हो गया आपका मीजोडर्म। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? मीजोडर्म हो गया। उसके बाद ये बाहर वाला आपका एक्टोडर्म कहलाता है और अंदर वाला इंडोडर्म कहलाता है। ठीक है, अंदर वाला क्या कहलाता है? इंडोडर्म। यहाँ से पूरे शरीर का, हमारे लोगों के शरीर में जितने भी अंग हैं इसी तीनों जर्म लेयर से है ना विकास होता है। तो आपको बताना है कि नेत्र लेंस का जो विकास हुआ है कौन सी जर्म लेयर से हुआ है? मीसोडर्म से या एक्टोडर्म से? एक्टोडर्म और मीसोडर्म दोनों से, या फिर जो है सिर्फ मीसोडर्म से? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्टोडर्म। ठीक है, हमारे नेत्र का जो विकास होता है यहाँ पे, नेत्र लेंस का जो विकास होता है एक्टोडर्म से होता है। यहाँ पे नेत्र लेंस और जो है कॉर्निया का विकास होता है। एक्टोडर्म में नेत्र लेंस तो दिया ही है। ठीक है, कॉर्निया का भी विकास होता है, याद रखिएगा।
आँख में होता है ना कॉर्निया, उसका भी विकास किससे होता है? एक्टोडर्म से ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एंडोडर्म से हम लोगों का जो है कैविटी वाला जो है ना अंग बनते हैं, कैविटी वाला, लाइक आमाशय, यकृत, और जो हमारा होल बॉडी, लाइक अदर जो अंग हैं कैविटी वाले, लाइक इंस्टेटाइन, वो सब बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है 28 दिवसीय अंड मानव अंडपरजक अंडोत्सर्ग होता है, यानी फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 28 दिवसीय मानव अंडपरजक अंडोत्सर्ग होता है, कितने दिन में होता है ये बताना है। प्रथम दिन में ही हो जाता है, 5वें दिन में होता है, 14वें दिन में होता है, या 28वें दिन में होता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसके बारे में तो आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ग्राफीफूटक अंडाणुमोचन अंडोत्सर्ग करेगा। ठीक है, निम्न में कौन जो है ग्राफीफूटक अंडाणु क्या करेगा, का अंडोत्सर्ग कराएगा। यानी कि यहाँ पे आपको हार्मोन का नाम दिया गया है, इस हार्मोन को सिलेक्ट करके आपको बताना है कि किसके जो है ना मोचन से क्या होगा, जो अंडोत्सर्ग होगा, यानी कि ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। आपको याद हो, ये था, आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्टिव में, ये था आपका ओवा में यहाँ पे बनता था, अलग अलग प्रकार का फूटक बनता था। ठीक है, जो यहाँ पे अंडोत्सर्ग होता था। ठीक, तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा हार्मोन कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी हार्मोन यहाँ पे उच्च मात्रा में रहना चाहिए। यहाँ पे 2-3 हार्मोन दिए गए हैं। ठीक है, 4 हार्मोन का नाम दिए गए हैं। तो चारों हार्मोन कब कब क्या होता है, देखिए इस टाइम पे अंडोत्सर्ग के टाइम पे LH की मात्रा उच्च होना चाहिए। ठीक है, LH की मात्रा, लेटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, ना कि निम्न होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद FSH की मात्रा भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे उच्च होना चाहिए। यहाँ पे तो LH की मात्रा भी उच्च होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों हार्मोन जो है किस में करता है, कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है देखिए ऑप्शन जो है गलत दिया गया है कि LH की निम्न सांद्रता है, निम्न में नहीं होना चाहिए, उच्च में होना चाहिए। FSH की उच्च निम्न सांद्रता, ये भी गलत है, उच्च में होना चाहिए। एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, ये तो सही है कि ये जो उच्च रहता ही है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता, देखिए प्रोजेस्टेरोन का जो निर्माण होता है ये भी हार्मोन है। ठीक है, लेकिन जो है जब ये रिलीज होता है, अंडोत्सर्ग रिलीज हो जाता है जब, है ना, उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। लेकिन उससे पहले की घटना के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से हार्मोन है ना कार्य करेगा। सभी ये तीनों हार्मोन चाहिए लेकिन उच्च मात्रा में, लेकिन एक ही में दिया है उच्च एस्ट्रोजन में। देखिए यहाँ पे दिखा दें, है ना, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, एक अंडे देने वाली स्तनी है, एक अंडे देने वाली स्तनी कौन सा है। इनमें से कौन जो है अंडा देती है, कंगारू या प्लेटिपस, कोयला, व्हेल। निम्नलिखित में कौन स्तनी है लेकिन अंडा देती है, क्या होगा राइट आंसर। ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग प्लेटिपस नहीं देखे होंगे, मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ। ठीक है, इसका इमेज दिखाता हूँ, प्लेटिपस कैसा दिखता है। ये है प्लेटिपस। ठीक है,
ये क्या है, प्लेटिपस है। और यही जो है क्या करता है, अंडे भी देते हैं, ठीक है। और क्या है, ये स्तनी प्राणी है, यानी स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। ऑप्शन ए में है आपका कंगारू। इसके बारे में लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इसको और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कंगारू को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, मार्सुपियल प्राणी भी कहते हैं, मार्सुपियल, मार्सुपियल प्राणी भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मार्सुपियल प्राणी, क्योंकि आपको पता होगा कंगारू के भी है ना पेट में जो है खाली जगह होती है, ठीक है। ये जन्म से बहुत दिन पहले जो है क्या करता है, ये बच्चे को जन्म दे देता है टाइम से पहले, और जो है उसमें जा कर के ये जो है उसका विकास करता है, यानी उसी के अंदर उसका स्तन भी होता है, जिससे बच्चों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। और कोई न खतरा आने पर बच्चे इसी में घुस जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला प्रश्न है, वह मछली जो मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है, या लार्वासीटस मछली है, ठीक है। वैसा मछली का नाम बताना है जिसको जो है हम लोग मच्छर को कंट्रोल करने में उपयोग कर सकते हैं, और उसी का दूसरे नाम से जानते हैं लार्वासीटल, ठीक है। तो वो कौन सी मछली है, ईल मछली है, कार्प है, या कैटफिश है, या गेम्बुसिया है। इसके बारे में नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीएससी नर्सिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना है आपको। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गेम्बुसिया, गेम्बुसिया भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन जो है इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ऐसा गुण जो इसमें जो है ना इकाइनोडर्मेटा के प्राणी में पाए जाते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। क्या ये दो पार्श्व सममिति होते हैं, या क्षारीय नहीं होगा, यहाँ पे आर्य होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आर्य समिति होते हैं, या फिर छिद्रित शरीर होता है, नर्म त्वचा होता है। कौन सा लक्षण जो है मैच करता है किससे, इकाइनोडर्मेटा के प्राणी से। आपको जो है संघ पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम में जो है संघ पढ़े होंगे, संघ कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर में पाए जाने वाले जीव के बारे में 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये इसका राइट आंसर देना है आपको। निम्न में कौन जो है इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा का जो शरीर होता है कैसा होता है, आर्य समिति होता है, ठीक है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा अवस्था होता है, इकाइनोडर्मेटा के जितने भी प्राणी हैं उसका जो लार्वा अवस्था होता है वो द्विपार्श्व समिति होता है, याद रखिए लार्वा अवस्था में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कोशिका उत्तक देह संगठन, कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका जो है शरीर कोशिका उत्तक देह संगठन से बना है, ठीक है। आपको पता होगा किसी जीव का जो है उत्तक कोशिकीय लेवल से है, कोशिकीय देह उत्तक कोशिकीय देह संगठन होता है, किसी में उत्तकीय देह संगठन होता है, किसी का अंग स्तर होता है, किसी में जो है अंग तंत्र स्तर होता है, ठीक है, अंग स्तर देह संगठन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, किसी में कोशिकीय, किसी में उत्तकीय, किसी में अंग लेवल के, किसी का अंग स्तर पे, ठीक, सॉरी अंग स्तर पे, अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर, ठीक है। तो किसमें होता है कोशिका उत्तक देह संगठन, तारमीन का, हाइड्रा का, यकृत, कृमि का, स्पंज का, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में जो होता है शरीर जो है उत्तकीय लेवल का होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल का होता है,
ऑरेलिया जिसको हम लोग कहते हैं, हाइड्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेलिया भी कहते हैं। तारमीन जो है इसको हम लोग स्टारफिश कहते हैं। और यहाँ पे इसका जो शरीर होता है किस लेवल पे होता है, अंग स्तर का होता है। ठीक है, इसका शरीर जो होता है अंग स्तर पे होता है। यहाँ पे अंग स्तर लिखे हैं ना, इस लेवल पे होता है। ठीक है, यकृत कृमि ये प्लेटी हेलमिंथेज में आते हैं। ठीक है, ये किसमें आते हैं, प्लेटी हेलमिंथेज में आते हैं। और इसमें भी शरीर होता है अंग स्तर पे होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी में है आपका स्पंज, जो पॉरीफेरा में आता है। ये पहले संग में आते हैं पॉरीफेरा में, और इसमें जो शरीर बना होता है इसका कोशिकीय लेवल पे होता है। कोशिकीय, यहाँ ऊपर में जो लिखे हैं कोशिकीय देह संगठन होता है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आपका आरएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन बी में है डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन सी में आपका डीएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन डी में आपका आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए से, याद रखिएगा, जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब आरएनए से डीएनए बनता है, इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी, एक ही है प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग मलेरिया परजीवी कहते हैं, किस वर्ग में आते हैं? सर्कोडीना, सिलियाटा, स्पोरोजोआ या फिर डाइनोफाइसी। क्या होगा राइट आंसर? मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्पोरोजोआ, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो मलेरिया परजीवी है किस संघ में आते हैं आपको पता होगा, प्रोटोजोआ संघ में। ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। अमीबा भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, आपको पता होगा, और पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ ही है। अगला प्रश्न है पूर्व केंद्रीय कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। पूर्व कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। पूर्व केंद्रीय कोशिका, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, पूर्व केंद्रीय कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। इसमें बताना है आनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है, रैखिक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, या वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन के साथ होता है, या फिर जो है रैखिक डीएनए बिना हिस्टोन के होते हैं, या फिर जो है वृत्ताकार डीएनए बिना हिस्टोन के होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? कैसा डीएनए इसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, और बिना हिस्टोन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वृत्ताकार डीएनए और बिना हिस्टोन के। इसमें हिस्टोन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो डीएनए को पैकेजिंग का काम करता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? ऑक्सीजन, ऐसा प्राणी का नाम बताना आपको जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण भी करता हो और जो है वो ऑक्सीजन भी मुक्त करता हो। ऑप्शन ए में है आपका ऑसिटेलेरिया, ऑप्शन बी में है क्रोमेटियम, ऑप्शन सी में है क्लोरोबियम, ऑप्शन डी में है आपका रोडोस्पाइरिलम। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए होगा ऑसिटिलेरिया। ऑसिटिलेरिया क्या करता है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसमें जो है ग्लूकोज का उत्पादन भी करता है अपने लिए और ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है, यानी किसका लक्षण है जिसमें जो है अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण होता है। रोडोस्पाइरिलम, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास या आल्वा, क्या होगा राइट आंसर। अनोक्सी शोषण किस में होता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम में क्या होता है, अनोक्सी शोषण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। स्पायरोगायरा हो गया आपका, क्लेमाइडोमोनास हो गया और आल्वा हो गया, ये तीनों आपका होता है शैवाल। ठीक है, ये तीनों क्या है आपका एक शैवाल होता है, और शैवाल जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। यहाँ पे ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण होगा, ना कि अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म जो सम्मिलित नहीं है, बाकी एक गलत होगा और बाकी 3 सही होगा, उसमें आपको छांटना है। ऑप्शन ए में प्रकंद केला, यहाँ पे जो है जनन विधि के साथ मिलान करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है पौधे का नाम दिया गया है और इधर जो है जनन की विधि दिया गया है। ठीक है, इसके साथ मिलान करना है। प्रकंद, देखिए प्रकंद जो है केला में होता है। ठीक है, जिससे जो है हम लोग जो है केला को एक जगह से दूसरे जगह तक उखाड़ के लगाते हैं तो उसको प्रकंद विधि भी कहते हैं। ठीक है, वो प्रकंद निकालते हैं। द्विखंडन सारगासम, ठीक है, द्विखंडन सारगासम, देखिए द्विखंडन नहीं, सारगासम में द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये द्विगुणित होते हैं तो द्विगुणित विधि से ये जो है नहीं कर सकते हैं जनन। कॉर्डनिया पेनिसिलियम के साथ, देखिए पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का कवक है जिसमें जो है कोनिडिया निकलते हैं इसके जनन के लिए। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है भूस्तरी जल हाइसिंथ। ठीक है, भूस्तरी पौधा होते हैं जिसमें जो है इस विधि से क्या होता है, जल हाइसिंथ पौधा होता है जिसमें भूस्तरी विधि से क्या होता है, उसमें जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। द्विखंडन विधि से जो है सारगासम में नहीं होता, सारगासम में बहुविखंडन होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियाँ किसकी होती है। आपको पता होगा सबसे अधिक मात्रा में प्रजातियाँ किसकी पाई जाती है। ऑप्शन है आपका कवकों की, कीटों की, पक्षियों की, आवृतबीजियों की। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कीटों की प्रजातियों सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है। इंटरफेरॉन्स का जो है संश्लेषण किसके विरुद्ध किया जाता है। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, कवक। ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। ठीक है, लास्ट प्रश्न को आपको देते हैं। इसका क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका राइट आंसर बताएंगे। आपको पता है तो आप लोग जो है खोज के या कहीं से भी जो है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।